सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतव्याकरणपाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास विशेष विशेषणयोः कर्मधारयः, यानी जब विशेष्य और विशेषण दोनों एक साथ आते हैं तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ध्यान रखना है, कर्मधारय समास में या तो विशेष विशेषण साथ में होंगे अथवा उपमेय और उपमान, यह दोनों एक साथ हो सकते हैं तो भी कर्मधारय समास होता है। अब उपमेय पहले हो सकता है और उपमान बाद में हो सकता है। इसी प्रकार से उपमान पहले हो सकता है अथवा उपमेय बाद में भी हो सकता है। तो यहाँ विशेष्य और विशेषण, प्रायः हमें विशेष्य और विशेषण का ज्ञान अवश्य होगा। यदि नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे द्वारा बनाए हुए पहले का भाग, जिसमें हमने विशेष्य विशेषण का संबंध पढ़ाया है, उसको देख करके और फिर कर्मधारय समास पढ़ेंगे तो अधिक समझ में आएगा। अतः पहले उसको अवश्य देख लेंगे और इसके बाद हम बात करें कर्मधारय समास की तरफ। तो कर्मधारय मैंने पहले ही बताया, एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण। सामान्यतः पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सर्वदा पूर्व पद ही विशेषण होगा। कभी पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण भी हो सकता है, क्योंकि संस्कृत में शब्द के क्रम को बदलने पर शब्द वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। अतः यदि शब्द माने वाक्य के शब्दों में या वाक्य के पदों में जो विभक्ति लगी है उनमें अगर परिवर्तन नहीं किया गया तो क्रम बदलने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि शेर को अगर सिर के बल खड़ा कर दिया जाए तो वह कुत्ता नहीं बनता। अब कर्मधारय समास को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आते हैं अपने स्क्रीन में और कर्मधारय समास को समझने का प्रयास करते हैं। तब तक एक काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत कुछ आना बचा हुआ है। चलते हैं स्क्रीन में। कर्मधारय समासः कहता है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तात्पर्य यह कि यह जो कर्मधारय समास है मूलतः तत्पुरुष समास का एक भेद है। जब विशेष्य और विशेषण दोनों एक साथ आते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय समास में 4 स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति कहता है विशेषण पूर्वो कर्मधारयः,
यानी जब पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब जब कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण की बात आती है तो हमने विशेष्य और विशेषण में एक विशेष बात पढ़ी है, विशेष्यानुसारेण विशेषणम, यानी जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष्य का होता है वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग विशेषण का भी होता है। तात्पर्य यह कि जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो वहां पर जो उत्तर पद में विभक्ति होती है, जो लिंग होता है और जो वचन होता है वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग हम पूर्व पद में भी करते हैं। उदाहरणार्थ नीलकमलम, तो नीलकमलम यानी नीलम कमलम। कमलम नपुंसक लिंग है, एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है, इसलिए नील को हमने नीलम कमलम ऐसा कहा। यहीं पर अगर कहीं नीलमणि होता तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि मणि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए नील शब्द का भी स्त्रीलिंग होता और होता नीला मणि ही। पुनः कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, कृष्ण काला, अतः कृष्णः सर्पः। सर्पः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अतः पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही बना कृष्ण। अगर यहीं पर कृष्णास्वा ऐसा होता, काली घोड़ी, तो वहां पर हमें कृष्णास्वा, अश्व माने अश्व शब्द जो है तो अश्वा स्त्रीलिंग है, इसलिए कृष्णास्वा का जब हम विग्रह करेंगे तो कृष्णा अश्वा ऐसा विग्रह करेंगे। पुनः गति प्रदाय, यानी जब गति यानी अच्छा है अथवा बुरा है, क्योंकि हमने गुणवाची विशेषण भी पढ़ा था, तो जब अच्छा अथवा बुरे की बात आती है तो वहां पर कु अथवा सु का प्रयोग हम करते हैं। तो कु अथवा सु के प्रयोग में भी कर्मधारय समास होता है और उसका विग्रह यथा सुपुत्रः। तो सु दो अर्थ लेते हैं, सुंदर अथवा स्वभाव का सुंदर। तो सुपुत्रः, सुंदरः पुत्रः अथवा सुष्ठुपुत्रः। तथैव उसी प्रकार से कुत्पुत्रः, कु यानी कुत्सित, खराब, तो कुपुत्रः यानी कुत्सित पुत्रः, कुत्सितः पुत्रः, ऐसा हम इसका विग्रह करेंगे। इसी प्रकार से कुराजा, कुमंत्री, कुमित्र इत्यादि। तो यह गति प्रदाय की बात थी, यानी जहां पर अच्छा अथवा बुरे की बात आएगी। इसके बाद सत और महत, जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी सज्जनता, सत्य यानी अच्छा और महान, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वहां पर विग्रह करने के समय में हम यानी उत्तर पद की विभक्ति और वचन लिंग के साथ में पूर्व पद की विभक्ति वचन लिंग तो होता ही है, साथ में चासौ का भी प्रयोग करते हैं। यथा सत जनः, सत चासौ जनः। पुनः महापुरुषः, महान चासौ पुरुषः। इसी प्रकार से यदि हमें
सदाचारः, इसका हम विग्रह करना चाहें तो होगा सत् च असौ आचारः, महादेवः महान् च असौ देवः। अब तो यह विशेषण पूर्व कर्मधारय की बात हुई। अब कर्मधारय की मैंने बताया पहले ही 4 स्थितियां हो सकती हैं। दूसरी स्थिति देखते हैं। तो दूसरी स्थिति में उपमान पूर्व कर्मधारय, यानी जहां उपमेय अथवा उपमान की बात आए, उपमेय और उपमान, वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। उपमा अलंकार यदि आपने पढ़ा होगा तो उपमेय और उपमान समझते होंगे। सामान्यतः जो नहीं समझते उनके लिए बहुत छोटे में बता दें कि उपमेय अर्थात जिससे तुलना की जाए, और उपमान यानी जिसकी तुलना की जाए। तो कहता है उपमान पूर्व, यानी जब उपमेय और उपमान की बात आए और वहां पर उपमान पहले हो तो भी कर्मधारय समास होता है। यथा घनश्यामः, घनश्यामः घनः इव श्यामः, मेघ की तरह श्यामला इव। यहां समानता सूचक जब बात आती है, यानी जब उपमेय और उपमान आएंगे तो वहां पर हमें समानता सूचक कुछ अव्यय प्रयोग करना पड़ता है। जैसे इव यहां पर प्रयोग हुआ है, यहीं पर हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, सदृश का प्रयोग कर सकते हैं। यथा घनश्यामः घन इव श्यामः, अथवा घनः सदृशः श्यामः, अथवा घनः सकाशं श्यामः। तो यहाँ समानता सूचक अव्यय का प्रयोग करके हम उपमान पूर्व और उपमानोत्तर, यानी इन दोनों स्थितियों का, उपमानोत्तर यानी यदि उत्तर पद उपमान हो, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि संस्कृत में यदि हमने विभक्ति का परिवर्तन नहीं किया तो शब्द के यानी पदों के आगे पीछे लिखने से संस्कृत में वाक्य का अर्थ नहीं बदला करता। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि शेर को यदि सिर के बल खड़ा कर दिया जाए तो शेर कुत्ता नहीं बनता। यानी शब्द वाक्य की रचना एक बार हो चुकी है, अब वही अंग वैसे ही रहें, केवल क्रम बदल दिया जाए तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। अतः उपमानोत्तर यानी यदि उत्तर पद उपमान हो और पूर्व पद उपमेय हो, यथा नरसिंह, तो नरः इव सिंहः, क्षम्यतां सिंहः इव नरः, शेर के समान नर वह नरसिंह। पुनः मुख कमलम, कमलम इव मुखम, करारविंदम, अरविंद इव अरविंद इव करः। पुनः विशेषणोभय पद, यानी यदि किसी समास यदि कभी दोनों पद विशेषण हो जाएं, जैसे रंग, तो दो रंग एक साथ आ जाएं और एक ही विषय में हो, यथा
कृष्णश्वेतः अथवा कृष्णश्वेतः, क्षम्यतां, कृष्णश्वेतः यानी कृष्णः एव श्वेतः, सफेद भी है और काला भी है। तो दोनों रंग हैं और हमने वर्णवाची विशेषण पढ़ा था। अतः यहाँ पर हम कृष्णः एव श्वेतः, पुनः श्वेतरक्तम, श्वेतम एव रक्तम, अर्थात जो सफेद है वह लाल भी है और जो लाल है वह सफेद भी है। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास की 4 स्थितियां बनती हैं। अब आगे की स्लाइड है जो आपको देखना है, और जो पद विग्रह से युक्त हैं उनका समासिक पद, और जो समास से युक्त पद हैं उनका विग्रह करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और देखना है कि हमें कितना आता है। इसके बाद भी यदि आपको कहीं पर कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या के समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। 4 सेकंड आगे आपको दूसरी स्लाइड दिखेगी और उस स्लाइड को देख करके आपको वीडियो रोक करके और वहाँ से उन पदों को लेकर के समास का विग्रह करके और कमेंट बॉक्स में आपके अभ्यास के लिए डालना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर पीतवस्त्रम, सुदेशः, कृष्णाश्वः, सप्तर्षि इत्यादि जो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, इनका विग्रह आप आनंद से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। अब अगले वीडियो में अगले समास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।